हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा। दीदी आप आगे तैयारी करेंगी या नहीं, आप कैसे मैनेज करती हैं, पहले आप कैसे पढ़ाई करती थी, जुगनू क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है, रुद्रू को आप क्या खिलाते हैं, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर कीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हैं, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चन को आंसर करने की, और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं जिनका मैं आंसर एक ही बार करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूजा का है और वो लिख रहे हैं कि अरे दी वीडियो डालो ना, बहुत इंतजार है, सब्र नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा केयरिंग है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि रुद्र की तबीयत खराब हो गई थी, साथ में मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, ऊपर से हमारा मॉर्निंग स्कूल था। तो मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो, एटलीस्ट कोई पोस्ट भी आपके लिए पोस्ट कर दूं, इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं फिलहाल ठीक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है छाया का, वो सॉरी दूसरा क्वेश्चन है छाया का। वो पूछ रहे हैं कि अब तो लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं आएगा, आप क्या कहेंगी, पढ़े या छोड़ दे, बहुत टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कैलेंडर में टीआरई 4 का मेंशन है बीपीएससी के कैलेंडर में, तो ये वैकेंसी आएगी। भले ही आप देखिए चुनाव खत्म हो गया है तो थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि सिर्फ एक ही वैकेंसी के भरोसे मत रहिए। हो सकता है कि बाद में केवीएस आ जाए या एनबीएस की वैकेंसी आ जाए, एएमआरएस की वैकेंसी आ जाए, बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज होती है, DSSB की आ जाए। तो अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ पर रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, तो किसी भी टीचिंग वैकेंसी के लिए आप तैयार रहेंगे और आप उसको क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे रहेंगे कि पढ़े या नहीं, तो फिर आपको डिप्रेशन होने लगेगा। तो आप इस सेंस में मत पढ़िए कि आपको सिर्फ टीआरई 4.0 देना, आप अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहिए। जो जो वैकेंसी बीच में आएंगे सबको भरते जाइएगा और सारे एग्जाम देते जाइएगा, और फिर देखिएगा किसी ना किसी एक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रिंकू और प्राची का है और वो पूछती हैं कि बाबू के बड़े होने के बाद आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर रुद्रू मेरी लाइफ में अभी नहीं होता तो मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही होती, लेकिन अब वो मेरी लाइफ में आ गया है। तो मैं, मेरा पूरा फोकस रुद्र के ऊपर है। मैं ऑलरेडी स्कूल जब जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। मुझे बहुत मतलब बुरा फील होता है। मुझे लगता है कि बाकी सारे बच्चे तो स्कूल में नहीं रहते, घर में रहते होंगे, आराम से खेलते होंगे। तो ये फीलिंग बहुत खराब है फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि जॉब भी ना एक माया जाल होता है, कि मतलब माँ बनने के बाद ना पूरा फोकस आपका पता नहीं दिमागी वैसा हो जाता है कि पूरा फोकस बच्चे पर चला जाता है। तो मैं अभी जब जॉब भी कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो फिलहाल मैं बीपीएससी का नहीं सोचती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी बाबू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और मुझे अपना सारा टाइम उसको देना है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा इनर सेल्फ कभी-कभी जब मैं थक कर लेट जाती हूँ या फिर बैठी रहती हूँ, तो अंदर से मेरी आवाज़ आती है कि तुम कर सकती हो, बस थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम थोड़ा मेहनत कर लोगी 1 साल, तो बीपीएससी क्रैक हो जाएगा। तो अभी ना मदरहुड और मेरा इनर सेल्फ दोनों रोज़ टकराते हैं आपस में, और मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाती हूँ। और बाकी बात रही कि रुद्रू अगर ग्रो कर जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा, तब पता नहीं मेरे अंदर इतनी एनर्जी बचेगी पढ़ाई करने की या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो फिलहाल तो मैं इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देती हूँ, मतलब दिमाग को समझा देती हूँ कि अभी बेबी तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको देखो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीआरई 4 प्रिपरेशन टिप्स। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 का जो प्रिपरेशन टिप्स है, मतलब अभी तो इस Q&A वीडियो में पूरा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार बनाइए और उसके अराउंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज ये कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मत कीजिए। बहुत लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी इग्नोर करके बाकी पूरा जीके पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस से, मतलब जो 9th-10th का सिलेबस होता है वहां से आ जाता है। तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए। तीसरी चीज कि अगर आप 6 to 8 9 10 के लिए फोकस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि 80 मार्क्स में से अगर आपका 60 प्लस मेन सब्जेक्ट में आ जा रहा है, और फिर आपका जो 40 मार्क्स का जीके जीएस है उसमें आप थोड़ा कम भी स्कोर करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चौथी चीज फ्रेंड्स, कि अगर आपने एक बार सोचा है कि आपको टीआरई 4.0 की तैयारी करनी है, तो फिर आपको पीछे पलट कर नहीं देखना, आपको आगे बढ़ते जाना है, हर दिन पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप 100-200 स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। वैकेंसी इस बार ऑलरेडी कम आ रही है और भरने वाले, फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए अभी से। ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा कि नहीं, एग्जाम होगा या नहीं। गोल ओरिएंटेड मत बनिए, प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। गोल देख रहे हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं, ईंट है, पत्थर है, और आप सिर्फ गोल को देख रहे हैं कि मैं वहां पहुंचूंगा या नहीं, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको रास्ता आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जैसे रास्ता धीरे धीरे क्लियर होगा
गोल तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड बनने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मुझसे पूछा गया है कि आपकी सासू माँ कौन से स्कूल में पोस्टेड हैं और आपके देवर प्रिपरेशन करते हैं या नहीं? तो मेरी सासू माँ जो है वो 1 टू 5th प्राइमरी की टीचर हैं। नवादा में ही स्कूल है, वहीं पे पोस्टेड है और मेरे देवर भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और अभी उनका बीएड भी कंप्लीट हो गया, तो उनका भी मेन फोकस बीपीएससी टीआरई 4.0 है। वो भी वेट करें कि कब वैकेंसी आए और उसके लिए प्रिपेयर करें अच्छे से और उसको क्रैक करें। तो फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग कह भी रहते हैं कि इनकी सासू माँ इनके साथ नहीं रह सकती क्या इनकी हेल्प करने के लिए? तो रीज़न यही है कि उनकी भी अपनी जॉब है और जॉब कोई 1-2 साल की नहीं है, 10 साल है अभी उनकी जॉब बची हुई है। तो इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं रह पाती हैं और मैं यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया था कि आप अलग क्यों रहती हैं यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ से नज़दीक है बहुत और मुझे बेबी को लेकर जाना होता है, तो मैं यहाँ से मतलब 10 मिनट का रास्ता है तो मैं ब बेबी को लेकर जाती हूँ, आराम से घर भी आ जाती हूँ। बेबी को ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता है। अगर मैं अपने ससुराल की बात करूँ, तो ससुराल से मेरा स्कूल 30 किलोमीटर दूर है, तो बेबी के साथ उतना दूर आना-जाना वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं मुझे तो हरासमेंट होगा, बच्चे को भी हरासमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट की हूँ। और रही बात सासू माँ की, तो उनका स्कूल भी मेरे ससुराल से ही 30 किलोमीटर दूर है। अगर वो चाहे भी कि मेरे पास यहाँ से रह के जॉब करें, तो वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ से ना उनका डिस्टेंस पूरा 60 टू 70 किलोमीटर हो जाएगा, तो उतना कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रहती हैं हमारे साथ। लेकिन हाँ, जब भी उनसे पॉसिबल होता है लाइक छुट्टी हुआ, उनका एसएल हुआ, सीएल हुआ या छुट्टी हुआ, तो वो यहाँ पर आती हैं बाबू से मिलने के लिए और वो भी बाबू को उतना ही प्यार करती है जितना मैं करती हूँ। तो इसीलिए नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ना जुगनू को भी लेकर बोलते हैं और कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। पढ़ के मुझे इतना बुरा फ़ील होता है कि बताओ मैं उसकी मौसी हूँ, उसको मैं बचपन से प्यार करती हूँ। मैं उसके बारे में क्यों ऐसा सोचूँगी कि उसकी लाइफ़ बर्बाद हो जाए मेरे चक्कर में? मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं आपको बता रही हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी जनवरी में जुगू का बोर्ड एग्ज़ाम था, ठीक है? और उस टाइम पे मतलब मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ने उसको बचपन से पढ़ाया है, तो हमने ना उसका सिलेबस बाँट लिया था। तो मेरी बहन ने कहा था कि तुम एसएसटी और हिंदी तुम्हें कंप्लीट कराना है। तो लिटरली उसका जो बुक था उसका सारा फ़ोटो, पीडीएफ वग़ैरह मेरे फ़ोन में रहता था और मैं उसके साथ फ़ोन पर मतलब 2-2 3-3 घंटे रहती थी कि बेटा तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर मैं उसको क्वेश्चन पूछती थी, फिर वो मुझे आंसर सुनाती थी। इतना मैंने उसको गाइड किया, 10th में उसको 90% भी आया है, ठीक है? मेरे साथ रहने का उसका रीज़न ये है कि उसके मम्मी-पापा दोनों वर्किंग हैं और अभी वो आईआईटी की तैयारी कर रही है और सीबीएसई स्कूल में मतलब 90% अटेंडेंस माँगता है, जो कि वो आईआईटी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि अटेंडेंस थोड़ा कम रहे तो भी चलेगा बट डेली स्कूल करके आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसका एडमिशन अपने ही स्कूल में करा दिया है। तो ये बेनिफिट है वो मेरे साथ स्कूल जाती है, वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठती है, आराम से पढ़ती है और मैं 9th-10th की टीचर हूँ तो मुझे 2 ही क्लास लेना होता है, एक 9th क्लास में, एक 10th क्लास में। तो जब मुझे क्लास मैं लेती हूँ, तो कभी वो रखती है, बहुत सारी मैम है वो भी रख लेती, नहीं तो कभी-कभी मैं बाबू को क्लास में भी लेके चली जाती हूँ आराम से और उसको वॉकर में बैठा देती हूँ और फिर उसको मतलब पढ़ा लेती हूँ। ऐसा नहीं है, पढ़ाना बहुत हार्ड नहीं है और उसका बहुत ज़्यादा टाइम मेरी वज़ह से नहीं वेस्ट होता है। मैं खुद चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। इवन मैंने उसका एक रूटीन भी कभी ऐसा मौका मिला तो आपको दिखाऊँगी। उसका मैंने प्रॉपर गाइडलाइन बनाया 2027 तक का। 2026 तक का नहीं, 2027 तक का कि जनवरी 2027 तक तुम्हारा ये चैप्टर ऐसे-ऐसे रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मुझे बहुत हर्ट फ़ील होता है जब बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे चक्कर में वो अपनी लाइफ़ नहीं, आप देखिएगा अभी से 2 साल के बाद मेरे चक्कर में उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। इतनी मैं रिस्पॉन्सिबल मौसी हूँ और मैं उसको अब उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना सुनती हूँ तो बहुत अंदर से इतना खराब लगता है। बाकी बात हम लोग ये फैमिली के जैसे रहते हैं। थोड़ी बहुत मदद कर देती है, जैसे कभी थकी हुई तो बेटा थोड़ा पानी दे दो, कभी चाय बना दो, तो बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको दूध नहीं गरम करके देती हूँ, वो मुझे चाय बना के देती है। तो मैं भी उसके लिए उतना ही करती हूँ। तो हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप लोग उसको खराब करने की कोशिश ना करें। जिनके दिमाग में भी ये नेगेटिविटी का कीड़ा है, वो आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से और अगर है तो अपने दिमाग के अंदर ही रखिए। हमारी फैमिली में इसको स्प्रेड मत कीजिए। हम जुगनू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे से पूछा जाता है कि दी आप सेकंड बेबी प्लान कब करेंगे या करेंगे भी या नहीं करेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए अभी तो फिलहाल मेरा पूरा फ़ोकस रुद्र पे है और शायद जब रुद्र 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए तो उसके बाद फ़ोकस थोड़ा शिफ्ट करूँगी अपने करियर के ऊपर। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई मतलब दिमाग में नहीं है मेरा कि मुझे सेकंड बेबी प्लान करना है। ऐसे भी सेकंड बेबी के लिए फ्रेंड्स कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ। लेकिन मैं ये बात समझ गई हूँ कि आज की डेट में सारे लोग अप टू डेट हो गए हैं। अगर आप
मतलब बेबी प्लान करते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि बेबी का सब कुछ आपको अकेले करना है। तो जितनी मेरी क्षमता है, मेरी कैपेबिलिटी है, वो सोच कर मैं देखूँगी कि मेरे पास कितना टाइम बचता है, मैं अपने दोनों बच्चों को सही से पाल पाऊँगी या नहीं। उसके बाद ये सब कुछ सोचने समझने के बाद मैं सेकंड बेबी का सोचूँगी। अभी फ़िलहाल केवल रुद्रांश ही मेरी प्रायोरिटी है। अभी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई है ही नहीं। सिर्फ़ मेरा बेबी है और उसका चेहरा देखती हूँ तो मैं क्या ही बताऊँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मॉम बनी होंगी उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्यार बाद में बच्चे से ही हो जाता है। तो अभी मैं अपने बच्चे के प्यार में ही मतलब पागल हूँ समझिए। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि दी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है किसी भी प्रेगनेंसी फेज़ के लिए। और जैसे मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था तो मैं स्कूल चली गई थी 2-3 दिन ऐसे करके स्कूटी चला के। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था। फिर जब डॉक्टर से मैं कन्फर्म हुई तब भी मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी थी और 1-2 दिन स्कूटी चलाकर चली गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा डाँटा था कि नहीं स्कूटी स्पेशली स्कूटी बिल्कुल भी नहीं चलाना होता है प्रेगनेंसी में। और उसके बाद मैंने नो वर्क नो पे लगा दिया था एकदम 9 मंथ का और 9 मंथ में रेस्ट में रही थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अबॉर्शन के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि बहुत सबसे ज़्यादा तो रेस्ट में रहिए, बेड पे लेटे रहिए, कोई काम मत करिए। इस तरह का आपको लाइफ जीना है 3 महीना तक। आपको खाने का कुछ भी मन नहीं करेगा, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा लगेगी और हो सकता है कि उस समय आपका वेट लॉस भी हो, तो उससे डरना नहीं है क्योंकि फर्स्ट के 3 महीने ऐसे ही होते हैं, फिर बाद में 4th, 5th, 6th में आप धीरे-धीरे खाना शुरू करेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसे ही था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, मैं कुछ भी नहीं खाती थी दिन-दिन भर। और बाकी बात सबसे ज़्यादा बेड रेस्ट में रहती थी, यही मेरा एक्सपीरियंस है। आप में से जितने लोग भी प्रेग्नेंट हैं, आपको भी कहूँगी बेड रेस्ट में रहिए, भारी सामान मत उठाइए, सीढ़ी मत चढ़िए-उतरिए और अपना ध्यान बहुत बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान अपना रखिए, है ना? सबसे ज़्यादा फ़ोकस अपने ऊपर रखिए, पॉज़िटिव रहिए, पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ऐसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाएगा। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें वॉमिटिंग लगती है, तो हमें लगता है कि हम अगर खाएँगे नहीं तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलरेडी हमें खाने का मन नहीं करता है, वो वैसा मतलब हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स ही निकलते हैं कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है हर चीज़ से, खाने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन 4th से आप फिर ऑनवर्ड्स आपका लाइफ धीरे-धीरे अच्छा होने लगेगा, 4th से लेके 6th मंथ तक आप आराम से अच्छे से खाएँगे-पिएँगे, ठीक से रहेंगे, फिर 7th, 8th और 9th मंथ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि जब आप पढ़ाई करती थी तो 8 से 10 आवर्स कैसे मैनेज करती थी और यूट्यूब वीडियो बनाना, यू एडिटिंग करना ये सब कैसे करती थी? तो फ्रेंड्स मैं और ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो व्लॉग्स में दिखते नहीं थे, तो वो दूर रह के कहीं पढ़ाई करते थे क्या? तो नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते थे और कैमरे के सामने मैं होती थी बट कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड होते थे। इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना ये सब करते थे। केवल मैं वॉइस ओवर करती थी, खाना बनाती थी और पढ़ाई करती थी। तो ये मेरा काम होता था, बाकी यूट्यूब का सारा काम मेरे हस्बैंड करते थे, तो इसलिए मैं आराम से कर लेती थी। और फ्रेंड्स मतलब इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत गंदा कमेंट भी एक बार आया था कि एक लड़की ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जैसा हस्बैंड तो सबका नहीं हो सकता ना कि कैमरा लेके आगे-पीछे घूमते रहे। मेरे हस्बैंड बिज़नेसमैन है, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मुझे लगा कि ठीक है, अगर आपके हस्बैंड बिज़नेसमैन है, तो आपको यूट्यूब वीडियो ही क्यों बनाना है? आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आप कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिसमें हस्बैंड की हेल्प ना लगे। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ, वही आप भी करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगी थी, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड शुरू से सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूट्यूब को लेकर। और अभी भी मैं कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे वो हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, बाद में एडिटिंग भी करेंगे। तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तभी मैं यूट्यूब मैनेज कर पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती, इतना खुद से नहीं कर पाती। जब जैसे मेरे हस्बैंड तारापुर में रहते थे, तब भी मैं वीडियोज़ बनाती थी, बट मुझे ज़्यादा मतलब उस समय बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती थी, हार्ड लगता था, टफ लगता था। लेकिन अभी वीडियो बनाना मेरे लिए आसान है थोड़ा क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर ने किया है जिन्होंने मुझे कहा है कि दी आप मेरा नाम रिवील मत कीजिएगा, बट उनकी सिचुएशन उनका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। उनके हस्बैंड गेस्ट टीचर है और उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। अरे! बस 2 मिनट बेटा। तो फ्रेंड्स उनके हस्बैंड जो है वो गेस्ट टीचर हैं और उनकी ननद के दोनों बच्चे उनके घर पर रहते हैं और उनकी सासू माँ चाहती हैं कि वो उनके बच्चों की केयर टेकर बन जाए और अपने करियर पर ध्यान ना दें। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस सवाल का यही जवाब देना चाहूँगी कि हमारी लाइफ है, टाइम हमारा है, तो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। फिर से बोलते हैं इसको, ठीक है, फिर से बोल दें? ये नहीं था और पीछे था पूरा।
फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर ने किया है और उन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम रिवील नहीं कीजिएगा, तो मैं उनकी सिचुएशन का क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। उनके हस्बैंड गेस्ट टीचर है और उनकी शादी को भी 1 साल हुए हैं और उनकी ननद के दोनों बच्चे उनके घर पर रहते हैं और उनकी सास चाहती हैं कि वो उनके बच्चों की केयर टेकर बन जाए, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें, आगे पढ़ाई ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात कहूँगी कि टाइम आपका है, करियर आपका है, तो आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। आप किसी के बच्चे की केयर टेकर आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ-बाप होते हैं ना, वो बच्चे को सबसे अच्छे से पालते हैं। आप उनके बच्चों को कितना भी अच्छे से पालिएगा ना, तो बाद में वो लोग कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, इसने मेरे बच्चे को ऐसे पाला, इसने मेरे बच्चों को प्यार नहीं दिया, और वो प्यार ना आप दे भी नहीं पाएँगे किसी के बच्चे को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप माँ सोचिएगा ना कि माँ बन के उनके बच्चों को पाल भी दें, तो आप वो प्यार दे ही नहीं पाइएगा। तो खुद को उतना लायक ही मत समझिए कि आप किसी के बच्चे को पाल-पोस सकती हैं, है ना? तो पहले आप अपने आप को देखिए, अपने करियर को देखिए, क्योंकि अगर उनके बच्चे परमानेंटली भी आपके घर में रहते हैं, तो आप उनको 2-4 साल के बाद भी प्यार दे सकती हैं, 2-4 साल के बाद भी उनको उनकी केयर कर सकती हैं ना? ठीक है, प्यार करना और केयर करना अलग बात होता है। आप उनसे प्यार कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनके लिए गिफ्ट्स लाइए, अच्छे से। लेकिन अगर उनको केयर करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो आप सासू माँ से क्लियरली बोल दीजिए कि मैं अभी 1 साल तक उनकी टेक केयर नहीं कर पाऊँगी, 1 साल तक मेरा फ़ोकस पढ़ाई पर है और मेरी जॉब पर है। तो आपको ऐसे क्लियरली बात करनी होगी। तो आप अपनी सास से क्लियरली बात कर लीजिए कि आप उनसे प्यार से बात करेंगी, आप उनको जो भी खिलाएँगी-पिलाएँगी, जैसे भी रखेंगे उसमें दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, लेकिन आप उनकी केयर नहीं कर पाएँगी माँ के जैसे, क्योंकि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है और आप जितना ज़्यादा क्लियरली बोलेंगी, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप 1-2 साल अपने करियर पर ध्यान दे लें और आपकी ननद के बच्चे परमानेंटली भी आपके साथ रहें, तो 1-2 साल के बाद फिर आप उनको प्यार कर लीजिएगा, केयर कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन 1-2 साल अपने ऊपर फ़ोकस कर लीजिए और इसका कोई रिग्रेट मत रखिएगा। एक भी रिग्रेट नहीं, ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि दी आपकी जॉब शादी के कितने साल के बाद लगी? तो मेरी जॉब शादी के 2 साल के बाद लगी है और अभी मेरा रुद्र भी फ्रेंड्स जग गया है, तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वो कैमरे के पीछे से बहुत देख-देख के मुझे मुस्कुरा रहा है, मतलब मुस्कान मार रहा है और देखिए उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो क्वेश्चन को कमेंट करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जब क्यू&ए से क्वेश्चन मतलब वीडियो बनाऊँगी, तब आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।